नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। होपफुली आप लोग 66th बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और अगर 67th बीपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं तब भी करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन 2 है वो करेंट इवेंट्स का होता है ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। टोटल 5 सवाल होते हैं जिसमें 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और 114 मार्क्स का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और साल भर के जितने भी बर्निंग इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सभी इश्यूज़ को कवर करें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर करें। दोस्तों जो फर्स्ट टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है रिवाइवल ऑफ सार्क। सार्क आप लोग जानते होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशियन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल 8 मेंबर्स हैं और सार्क आपको पता होगा कि बहुत दिन से सार्क जो है न्यूज़ में नहीं है, लेकिन अब जो है बहुत सारी मांगें उठ रही हैं कि सार्क को दोबारा से रिवाइव किया जाए ताकि जो साउथ एशिया में वहाँ पे कॉपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्यों सार्क जो है रिवाइव नहीं हो पा रहा है और क्या ज़रूरत है सार्क को रिवाइव करने का। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है दोस्तों कि कई सारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो सार्क को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने एडिटोरियल्स पढ़े होंगे जहाँ पे कहा जा रहा होगा कि सार्क को रिवाइव करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जो श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे विक्रम सिंघे, उन्होंने, यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, उन्होंने भी कहा था कि सार्क को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है अगर साउथ एशिया में कॉपरेशन या इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ाना है तो। पहले थोड़ा सा सार्क के बारे में जान लो। 1985 में ढाका में एक सार्क चार्टर साइन हुआ था और वहाँ से सार्क की स्थापना हुई थी। सेक्रेटेरिएट आपको सार्क का काठमांडू नेपाल में मिलेगा। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं 8 टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी मेंबर्स हैं सार्क के। सार्क का ऑब्जेक्टिव ये था कि साउथ एशिया में जो है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करना है और म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाना है ताकि लोग जो हैं साउथ एशिया में वहाँ पे लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लो कि क्या टसल है और क्यों, किस कारण से सार्क के समिट्स नहीं हो पा रहे हैं। देखो दोस्तों 2014 में लास्ट वर्ष सार्क का समिट हुआ था और उसके बाद सार्क का कभी समिट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो नहीं पाया। कुछ मीटिंग्स हुई मिनिस्टर्स के बीच में बट वो समिट नहीं थी। 2016 में दोस्तों सार्क का समिट पाकिस्तान में होना था, लेकिन उससे ठीक पहले या उससे पहले कहे पठानकोट और उड़ी में टेररिस्ट अटैक हो गया। जब टेरर अटैक हुआ तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया जो है उसने सार्क के समिट को अटेंड करने से मना कर दिया और इंडिया के सपोर्ट में कई सारे कंट्रीज आ गए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका, इन्होंने भी इस्लामाबाद में सार्क समिट को अटेंड करने से मना कर दिया। नौ एक समिट जो कि इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज था, लेकिन कई सारे मेंबर्स ने ये कहा कि जब तक आप टेरर ग्रुप्स पर कंट्रोल नहीं करेंगे या जब तक आप टेररिस्ट को एक तरह से अपने देश में पनाह देना बंद नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है आपको वाइकआउट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड टू रिवाइव द सार्क। सार्क को दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत ही क्या है? देखो दोस्तों कई सारी ज़रूरतें हैं। पहले तो ये समझो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 8 कंट्रीज़ हैं और 8 कंट्रीज़ क्या हैं? साउथ एशिया की कंट्री हैं और 8 नेबर कंट्रीज़ हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। नाउ दिस कंट्री नॉट ओनली शेयर बाउंड्रीज बट ऑल्सो दे शेयर इक्वल काइंड ऑफ कल्चर। देखो सभी कंट्री के कल्चर्स एक समान है। ज्योग्राफिकली आइडेंटिटी तो है ही, साउथ एशिया में है सभी कंट्रीज। कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और कई सारे देखो खान पान भी इन कंट्रीज की सेम है। अब देखो एक जैसे कंट्रीज हैं, कल्चर भी शेयर कर रही हैं, बॉर्डर भी शेयर कर रही हैं। अगर यहाँ पे कॉपरेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है कि टेंशन्स बढ़ेंगे और जो अटेन कर सकती है साउथ एशिया के लोग जितने प्रॉस्परस हो सकते हैं मिलजुल कर रहकर, वो नहीं हो पाएगा। देखो दूसरा रीज़न क्या है? देखो दूसरा रीज़न ये है कि सभी के चैलेंजेस लगभग सेम है। देखो अब एक साथ होने के कारण क्या है कि आप चैलेंजेस भी लगभग एक जैसे हैं। जैसे कि अभी देखो टेररिज्म सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स सभी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स है टेररिज्म।
इवन अफगानिस्तान में भी आप जानते हैं तालिबान एक टेरर आउटफिट है। उसी तरह से एनर्जी शॉर्टेज, आप देखो कि ये सारे 8 कंट्री हैं। क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ऑयल रिच कंट्री है? नहीं है। सभी कंट्रीज में जो है एनर्जी शॉर्टेज है। सभी कंट्रीज में कोई जो सोर्स है, कोई नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। उस तरह क्लाइमेट चेंज तो खैर पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, तो साउथ एशियन कंट्रीज के लिए भी प्रॉब्लम है। तो सार्क कंट्री जो है वो लगभग सेम प्रॉब्लम शेयर करती है। अब देखो प्रॉब्लम सेम है, तो अगर कॉपरेशन करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो प्रॉब्लम्स को से क्या हो सकती है? जीत हासिल हो सकती है। उसके अलावा देखो, अगर सार्क प्लेटफॉर्म सही से काम करे तो आप सोचो कि यहाँ पे क्या होगा कि डायलॉग्स होंगे, यहाँ पे क्या होगा, समिट्स होगा, और इस समिट होने के कारण जो है प्रॉब्लम को सही से एड्रेस किया जा सकेगा। प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल जो है अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब देखो दोस्तों, कई सारे लोग ये कहते हैं कि बिम्स्टेक जो है वो सार्क का अल्टरनेटिव है। बट आप सोचो कि बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनस पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, माइनस पाकिस्तान, साउथ एशिया के सभी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को निकाल दिया जाता है और म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ दिया जाता है। खैर, बिम्स्टेक को कहा जाता है कि साउथ एशिया सार्क का ये जो है अल्टरनेटिव है। बट आप सोच के बताओ कि साउथ एशिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो दूरियां हैं या के बीच का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप सोचो कि अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट इंडिया में आते हैं वो आते रहेंगे। पाकिस्तान का लैंड जो है वो इसी तरह से यूज करते रहेंगे टेररिस्ट। तो फिर साउथ एशिया में पीस कैसे आएगा? और जब तक पीस नहीं आएगा तब तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाएगा। इसलिए दोस्तों सार्क जो है, सार्क का रिप्लेसमेंट बिम्स्टेक नहीं हो सकता है। इसके अलावा और समझो कि सार्क जो है बहुत पहले से काम कर रहा है और इसके कई सारे मैकेनिज्म पहले से बिल्ट हो चुके हैं। रीजनल सेंटर्स हैं, कन्वेंशंस हो चुके हैं, प्लस में समिट्स हो चुके हैं, इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। लेकिन आप बिम्स्टेक को ऑन द अदर हैंड देखें तो इस पे ध्यान तो सरकार ने अभी देना शुरू किया है ना। तो इसका कोई ऐसा समिट हुआ नहीं है और इसके कई बहुत सारे मैकेनिज्म्स बिल्ट नहीं हुए हैं। तो इसलिए भी दोस्तों सार्क को रिवाइव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ट्रेड के पर्सपेक्टिव से सोचो। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो साउथ एशिया में साउथ एशिया की जो टोटल ट्रेड है उसका 5% से भी कम है। अगर आप कंपैरिजन करो यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन का जितना ट्रेड है उसका 60% वो लोग आसपास में ही ट्रेड कर ले रहे हैं। ईस्ट एशिया में 35% ट्रेड हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो पूरे दुनिया में साउथ एशिया जो है लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। इवन अफ्रीकन यूनियन जो है वहाँ पर भी ज़्यादा ट्रेड होता है एज कंपेरिजन टू साउथ एशिया। और इसके कारण दोस्तों जो पोटेंशियल है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखो साउथ एशिया की बहुत जो कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमीज़ बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। तो आप सोचो कि अगर हम लोग वेल कनेक्टेड होते और इंटीग्रेटेड रीजन होता साउथ एशिया तो ट्रेड भी ज़्यादा होता। ट्रेड ज़्यादा होता तो लोगों के पास पैसे आता, प्रोस्पेरिटी आती, पीस आता, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर हम लोग रिवाइव करें सार्क को और वहाँ पर डायलॉग स्टार्ट करें तो ट्रेड बढ़ सकता है। देखो अगला रीजन है दोस्तों नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमारी एक पॉलिसी है कि हम लोग सबसे पहले अपने जो पड़ोसी हैं उन पर ध्यान देंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अभी कोविड वैक्सीन्स जो हैं हम लोग कई सारे कंट्रीज़ को, अपने नेबर कंट्रीज़ को, पाकिस्तान को छोड़कर सभी कंट्रीज़ को कोविड वैक्सीन जो है दे रहे हैं। तो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है और इसको अगर हम लोग को सही में इसके जो पोटेंशियल है उसको अटेन करना है तो हम लोगों को साउथ एशिया को इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा। साउथ एशिया की जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, उसको भी रिवाइव करना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? देखो सबसे पहले तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कई सारे रिफॉर्म्स सार्क में भी रिफॉर्म्स होंगे, तभी लोग जो है, तभी मेंबर्स इसके जो है सही से पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, कंसेंसस रीच करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखो सार्क में आप जानते हैं कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इंडिया और नेपाल में भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इंडिया और बांग्लादेश में, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कंसेंसस रीच करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
तीसरा, टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए और वहीं आप कहें तो जो रेगुलर इंटरवल पे है समिट्स को भी ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। देखो, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स भी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा जब पेंडेमिक आया था तो इंडिया ने एक वर्चुअल मीटिंग कॉल की थी सार्क लीडर्स की, जहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं पार्टिसिपेट किया था, बल्कि वहां के उन्होंने अपने एक हेल्थ एडवाइज़र को भेज दिया था। तो इस तरह से पार्शियल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, आपको फुल पार्टिसिपेशन दिखाना होगा। और एक चीज़ है कि आपको जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके कंसर्न पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आप देखिए इंडिया का क्या कंसर्न है, इंडिया का कंसर्न है पाकिस्तान से कि आपका जो लैंड है, आपकी जो टेरिटरी है, उसका इस्तेमाल टेररिस्ट कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, तो आप उसको कंट्रोल करें। अब देखो, पाकिस्तान इस कंसर्न पे ध्यान नहीं देता, पाकिस्तान इवन उनको और प्रमोट करता है। तो अगर आप अपने पार्टनर्स के कंसर्न पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे रिवाइव होगा, कैसे प्रोस्पेरिटी आएगी। तो वे फॉरवर्ड यही है कि ये सारे काम सार्क में होने चाहिए। देखो दोस्तों, क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सार्क से? एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द सार्क ऑर्गेनाइजेशन, सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सार्क, सार्क का जो सिग्निफिकेंस है उस पर अपनी प्रकाश डालें, और क्या इंपॉर्टेंस है रिवाइवल ऑफ सार्क, सार्क को रिवाइव करना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बीपीएससी प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप अपने आंसर्स लिख कर भेजें लगभग 400 वर्ड्स में, और आप लोग एक दूसरे के आंसर्स को चेक करें। इससे पता चलेगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन आप लोगों का भी हो जाएगा, और प्लस में एक तरह से देखिए कॉपरेशन की भावना भी आएगी। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और फर्दर मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।